नमस्ते, मैं रूसो, जीन जैक्स रूसो, दार्शनिक हूँ। आज आप सभी मेरे बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मेरे बारे में एक एक बात अच्छे से समझना। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है जीन जैक्यू रूसियो। ठीक है, ये एक फ्रेंच नाम है क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं। ये जेनेवा के रहने वाले हैं। 28 जून 1712 को इनका जन्म हुआ था जेनेवा में। जेनेवा को रिपब्लिक ऑफ जेनेवा भी कहते हैं। ये एक फिलोसोफर, राइटर और कंपोज़र रहे हैं और इन्होंने ज्ञान उदय का युग, जिसे एनलाइटमेंट कहा जाता है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा किताबों को पढ़ना पसंद करने लगे थे। तो ये उस टाइम के बारे में बात है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोध किए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिसर्च करी है और उसके आधार पर इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है। तो ये जो है कई सारे एग्ज़ाम में इनके बारे में आता है और ये आपके काफ़ी काम की वीडियो होगी। तो इसे ज़रूर लाइक करना और जितना हो सकता है उतना शेयर करना, ठीक है। रूसियो ने कुछ 2 किताबें लिखी थी, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। पहला जो नोवेल लिखा था वो था जूली और द न्यू हेलोइस। ये उन्होंने लिखा था 1761 में। देखो, ये एक लव स्टोरी थी जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है, और ये उस टाइम का काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। रोमांटिसिज्म, जो एक रोमांटिसिज्म आता है ना इंग्लिश के अंदर, वो फिक्शन स्टोरी थी ये। दूसरी किताब थी ईमाइल और ऑन एजुकेशन 1762। ये जो था ये एजुकेशन से रिलेटेड था, यानी कि लोगों के, बच्चों के मतलब कैसे मानसिक स्तर को बेहतर किया जाए, एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड था। सोसाइटी के ऊपर इसने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे में एक इम्पैक्ट डाला था। रूसियो की 2 ऑटोबायोग्राफी, द पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड कन्फेशन, यानी कि मरने के बाद एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उन्होंने किसी के, और द अनफिनिश्ड रेवरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर, ये 2 ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। रूसियो जेनेवा में पैदा हुए थे। 5 जनरेशन के पहले एक उनके एंसेस्टर थे, दे, ये एक फ्रेंच नाम है, वो एक बुक सेलर थे। फ्रेंच कैथोलिक्स, जो फ्रांस जो था, वहाँ पे किसी तरीके के अत्याचार हुआ करते थे लोगों के ऊपर। तो वो जो फ्रेंच कैथोलिक के जो उत्पीड़न थे उनसे वो बच गए थे और वो वहाँ से भाग गए थे और जाके जेनेवा में बस गए थे। वो एक बुक सेलर थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब शराब बेचना शुरू कर दी थी। वो एक शराब व्यापारी, एक वाइन मर्चेंट बन चुके थे 1549 में। रूसियो का जो परिवार था वो एक मिडिल क्लास था और उन्हें इस बात पे पूरा गर्व था। उस टाइम फ्रांस के अंदर क्या था, सोवरेनिटी, जो सोवरेन नेशन जो होता है उसको लेके बड़े क्लास के लोग एक मजाक समझते थे। सोवरेन का मतलब होता है ना एक सोवरेनिटी जो एक होती है, मतलब सोवरेन मतलब जैसे कि आप किसी के अंडर नहीं काम करें। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हमारे ऊपर किसी अंग्रेज, किसी मुगल का राज नहीं है, तो उसको कहते हैं सोवरेन। 1707 में एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर आता है, प्यूरे फाशियो, ये भी फ्रांस नाम है क्योंकि हम फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। अ सोवरेन मैन हु डज नॉट एक्ट एज अ सोवरेन इज़ एन इमेजिनरी मैन एंड इट इज़ बेटर टू फॉरगेट हिम। वो सोवरेन के सपोर्ट में थे, वो नहीं चाहते थे, किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं था। तो ये जो लाइन है ये इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो है उस संप्रभुता के बारे में सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोच पा रहा है तो वो एक काल्पनिक इंसान है, वो उसको भूल जाना ही बेहतर है। फासियो की जो बातें थी, वहाँ के जो फ्रांस की जो काउंसिल थी, उनको कुछ खास पसंद नहीं आती थी। तो वैसे रूसियो के जो ग्रैंडफादर थे वो भी फासियो की बहुत बातों से प्रभावित होते थे, वो भी मतलब समर्थन करते थे उनका। तो क्या हुआ कि काउंसिल ने तो वैसे एक उनको फासियो को बोल दिया था कि इनको तो हमें शूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने तो वहाँ की काउंसिल ने उनको मारने का दे दिया था ऑर्डर। लेकिन वहाँ क्या हुआ ना बाद में रूसियो का, कि वो जो रूसियो के जो फादर थे, इसाक रूसियो, वो बाद में शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। उन्होंने बाद में वो शहर छोड़ दिया, वो बाहर आ गए। फिर उन्होंने उस जगह को छोड़ने के बाद किसी दूसरी जगह जाके बस गए अपने भाइयों के साथ। रूसियो ने क्या किया कि वो एक बिज़नेस में घुसे। वो बिज़नेस था वॉच मेकिंग का। रूसियो के जो फादर थे उनका इंटरेस्ट हो गया वॉच मेकिंग के अंदर, लेकिन क्या था कि उनका जो पैशन था वो था डांस और म्यूज़िक का, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड मैन थे। रूसियो के जो फादर थे इसाक,
वो एक सुजैन नाम की लड़की से शादी करते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे खासे घर से आती थी, जिनसे उनको एक घर भी मिला था। तो रूसियो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जब मतलब रूसियो के जो जन्म होता है हमारे कहानी के हीरो का, तो इनका जब जन्म होता है तो सुजैन की क्या होती है, डेथ हो जाती है उनकी माँ की। तो कुछ टाइम बाद जो रूसियो जो थे, उनके फादर इसाक रूसियो, वो क्या करते हैं, घर भेज देते हैं, पूरा मतलब सोल्ड आउट कर देते हैं और वो कहीं और रहने चले जाते हैं। लेकिन अब जो जहाँ वो रहते थे वहाँ कई सारी अलग अलग तरीके के बिजनेस होते थे, वॉच मेकर्स होते थे, इनग्रेव्स थे, सिल्वर स्मिथ्स थे, मतलब चांदी का काम करने वाले, नक्काशी करने वाले, वहाँ वो शिफ्ट हो गए थे। तो ये थी कुछ बायोग्राफी रूसियो के बारे में, उनके लाइफ से रिलेटेड था ये। अभी आगे चल के रूसियो ने जो फ़िलोसफी करी थी, उन्होंने जो कई सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया था, हम उनकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी काम आते हैं। रूसियो बात करते हैं पहला की एस्पेक्ट्स, स्टेट ऑफ नेचर। इसमें रूसियो बताते हैं उस ज़माने के बारे में, इस सिविलाइजेशन से, जो आज की सिविलाइजेशन है, उसको अपने पुराने जो एक सिविलाइजेशन था, जब लोग मतलब आदिवासी टाइप रहते थे, तो वो जो सिविलाइजेशन था उसमें लोग क्या किया करते थे कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहते थे मिलजुल के। वही जो अपन पहले पढ़ते थे ना बचपन में, हंटिंग गैदरर्स, वो उससे थोड़ा सा पहले का, जब मतलब टाइम बदलता है, लोग खेती बाड़ी वगैरह करना सीखते थे, लोग धीरे धीरे शेल्टर्स बनाना सीखते थे, लोग नेचर के साथ रहना सीखते थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि आज की सिविलाइजेशन को पुरानी सिविलाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं कि आज लोग कैसे मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बन गई है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे हैं, लोग कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट होने लगे हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों को लेके लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लगे हैं। तो वो जो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले का जो नेचर था, पहले जो लोग आपस में बात करते थे, गांव की तरह रहते थे, हर किसी को एक दूसरे की समस्या के बारे में पता होता था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब जो सेकंड है की एस्पेक्ट्स, उनकी एक साइकोलॉजी का, उनकी फ़िलॉसफी का, वो बताते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहाँ लोग सिविलाइज होने के बाद कुछ अपनी जो फ्रीडम होते हैं वो गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, मतलब रूल रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। फिर वो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ये जो फ्रीडम है ये सबके जनरल विल के बारे में होना चाहिए, यानी कि ये जो फ्रीडम है, जो एक सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जो रूल रेगुलेशन उनके ऊपर लगते हैं, वो सिर्फ कुछ लोगों के इंडिविजुअल ग्रुप के ऊपर नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर समान तरीके से लागू होना चाहिए। यानी कि अगर राजा का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, हर एक का बच्चा, हर एक का उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, मतलब समानता को ये सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस समानता का अधिकार लिख दिया बाद में भूल गए, नहीं, सबके लिए बराबर का, ऐसा ये विश्वास रखते हैं, उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। ओवरऑल क्या चीज़ है कि रूसियो इसमें बताना चाहते हैं कि सोसाइटी अगर मिल के डिसीज़न ले कि हमें साथ में रहना है और सबका बेनिफिट हमें साथ में सोचना है, तो वो एक वेल कम्युनिटी बनती है और आगे चल के वो आने वाले फ्यूचर का एक बेहतर फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यहाँ आगे वो एक और अपने जनरल विल की एस्पेक्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जो उनकी फ़िलॉसफी थी, इसमें वो बताते हैं कि कैसे जनरल विल, यानी कि जो अधिकारी हों या जो मेन लीडर्स हों, वो सबके बारे में सही तरीके से सोचे जो लोगों को चाहिए, यानी कि हर एक का भला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ बढ़िया पैसे वाली पार्टी का ही भला हो, बाकी सब गरीब ऐसे के वैसे रहे ना, सबका विकास, यानी सबका साथ सबका विकास, ऐसा उनका सोच था। जनरल विल ये कहना चाहता है कि हर एक के भले के बारे में सोचना चाहिए। आगे एक और मेन फ़िलॉसफी एजुकेशन से रिलेटेड ये बोलते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है। इसमें जो बच्चे जो हैं वो खुद से सीखने चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद से चीज़ों को समझें और डिस्कवर करें, वो एक अच्छा एजुकेशन होता है। यानी कि वो बच्चों को एक तरीके से एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ईगर होते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए। यहाँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे बच्चे मोरल डेवलप हो चुके हैं, कैसे बच्चे मोरल डेवलपमेंट सीखें, कैसे वैल्यूज़ को समझें और कुछ अच्छे यूज़फुल स्किल को समझें। ऐसा ना हो कि बच्चे बस सिर्फ एक
स्कूल जाएं आएँ और बस एक जॉब को पास करने वाले टेस्ट के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं। बल्कि बच्चे जो हों मोरल चीज़ों को ज़्यादा समझें, नैतिक चीज़ों को समझें, एक दूसरे की मदद करना समझें। एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए एक अच्छा ह्यूमन नेचर डेवलप करना। ठीक है, IAS IPS तो बहुत सारे बन जाते हैं, बाद में पता चलता है घोटाले बहुत हो रहे हैं, स्कैम बहुत हो रहे हैं, है ना, करप्शन बहुत बढ़ रहा है गवर्नमेंट सर्विस में, ये चीज़ें सुनने को मिलती है। तो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना ही नहीं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन नेचर डेवलप करना सिखाना चाहिए। हमारे जीन जैक रूसो भाई साहब, ये भाई साहब बात कर रहे हैं अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट के बारे में, वो है नेगेटिव एजुकेशन। ये बताते हैं कि कैसे जो एडल्ट लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या समुदाय के अंदर हम जो रहते हैं उसमें जो बड़े लोग एडल्ट लोग जो होते हैं वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देते हैं। ये मत करो, वो मत करो, कुछ मत करो, तुम्हें तो बस ये करना है, तुम्हें तो बस एग्ज़ाम पास करना है और बस नौकरी ले लो, बस ज़्यादा पंचायती मत करो, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप अपना एग्ज़ाम पास करो, चुपचाप लग जाओ, बस बैठे बैठे खाओ बस, और कुछ नहीं। या फिर ये मत करो, वो मत ट्राई मत करो, ये कुछ ट्राई मत करो। बहुत ज़्यादा मतलब रूल्स लगाना उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी ले लेना उनसे कि हाँ भाई ये बच्चे तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। तो वो जो चीज़ है वो एक नेगेटिव एजुकेशन है। उन बच्चों को थोड़ा क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो खुद से सीखें। ठीक है, अपनी चीज़ों को समझें, दूसरों की चीज़ों को समझें। बच्चों के अंदर नेचुरल ये चीज़ होती है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी और बहुत ही अच्छा पोटेंशियल होता है, लेकिन ये जो चीज़ होती है, जो कंट्रोल करने वाली चीज़ होती है, वो जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, वो जो पोटेंशियल है, उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देती है। और बच्चे जो होते हैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है वो ख़त्म होने लगती है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं बन पाते। उनका जो बड़ा ही यूनिक इन्फ्लुएंस करके जो की एस्पेक्ट है, उनका जो एक फ़िलॉसफी इन्फ्लुएंस को लेके, वो उनकी ये जो की एस्पेक्ट है ये सबसे ज़्यादा अलग है। क्योंकि उनकी जो बातें हैं, जो ये बताना चाहते हैं, ये आज भी लोगों को समझ में आती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैसे की वैसी है, समझ रहे हो, इतने टाइम बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो वो कहना चाहते हैं वो आज भी लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि वो झेल रहे हैं कि बहुत सारे जो उच्च अधिकारी जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोगों के भले के बारे में नहीं सोचना चाहते, वो सबका साथ सबका विकास नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना विकास सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि सिर्फ कुछ लोगों का भला होता है। ठीक है, जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो यहाँ जिसकी लाइफ अच्छी, किसकी लाइफ अच्छी होगी ज़्यादा, जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास गवर्नमेंट सर्विस है, या तो जिसके पास बड़े बड़े कॉलेजों का पैकेज है। ठीक है, उनकी लाइफ यहाँ सस्टेन करना आसान है। बाकी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस के धक्के खाते हैं या प्राइवेट में जैसे तैसे कम सैलरी में काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे को समझ में आ रहा है जो हमारा सिस्टम है कई सारे देशों में अलग देखने को मिलता है ना। आप सिंगापुर देखो या और किसी देश में देखो, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी अच्छा कमा लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों का भला हो रहा है, हर किसी का नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उनकी ये जो की एस्पेक्ट है, ये आज भी हमारे को समझ में आ रही है, क्योंकि ये हम झेल रहे हैं अपने डेली लाइफ में। इसलिए रूसो को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। रूसो क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन में बताते हैं कि जो कम्युनिटीज़, जो आज की जो कम्युनिटी है, जो आज का सिविलाइजेशन है, वो आज बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है। इस चीज़ को लेके वो इसमें बात करते हैं। रूसो जो है वो आज की जो सिविलाइजेशन है उसको कुछ खास पसंद नहीं करते। ये पुरानी सिविलाइजेशन, जब लोग गांव में रहा करते थे, ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते थे उनको पता होता था उनके आस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं। लेकिन आज की जो सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, लोग अपने बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन वो एक अलग ही ज़िंदगी थी। रूसो बताते हैं कि आज की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। गवर्नमेंट, रूल, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए मायने रखती है, कुछ लोगों के लिए नहीं। यानी कि वो बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की और उनके बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले, वेल्दी और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतने ताकतवर नहीं होते, गरीब, मतलब कि जिनकी सुनी नहीं जाती। और इस वजह से आज की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो चली है। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको उन किताबों के बारे में बताता हूँ। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड
बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। ये 1755 में छपी थी। इस किताब ने लोगों के बीच में ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, इसके बीच में जो चल रहा जो असमानता है, ठीक है, जो डिफरेंस है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है उसको लेके, वो असमानताओं को लेके इसमें बात की गई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा था उन्होंने, और ये एक गवर्नमेंट की प्रकृति के बारे में उन्होंने लिखा था कि किसी भी देश या किसी भी राज्य में जो कोई गवर्नमेंट चुन के आती है वो लोगों के पसंद की होनी चाहिए, यानी कि लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं ये सही हो, हम तर्क कर सकें और एक अच्छा बेहतर भविष्य बनाने लायक एक गवर्नमेंट चुन सकें। ईमाइल और ऑन एजुकेशन 1762 में उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये उन्होंने जो किताब लिखी ये शिक्षा के ऊपर थी, यानी कि पूरा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड था। ये बच्चों के पालन पोषण, उनकी परवरिश कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान देना है और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी बच्चों को उनके हिसाब से डेवलपमेंट के लिए, यानी कि मतलब उनके ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल ना हो, वो अपने आप डिस्कवर कर सके चीज़ों को, और उनका एक अच्छी तरीके से समाज में भी एक अच्छा मेंटलिटी हो, एक अच्छा एजुकेशन हो, जिससे वो बच्चे अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सके। इससे रिलेटेड था उनकी एक और किताब कन्फेशंस 1782 में रिलीज़ हुई थी। ये उनकी ही एक आत्मकथा थी, ठीक है। उनका जो कन्फेशन था वो उनसे पूरी उनकी लाइफ के बारे में था, उनके पालन पोषण के बारे में, वो कैसे इतने बड़े फिलोसोफर, एक दार्शनिक के तौर पे उभरे थे, उनका एक व्यक्तिगत जीवन भी था, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें कन्फेशन के अंदर है। लास्ट, रूसियो जज ऑफ जीन जैक्यूज 1772 में ये उन्होंने लिखा था। ये जो किताब लिखी थी इसमें रूसियो एक जज के तौर पे जो ये सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मोरालिटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, उनके जो थॉट्स थे वो गवर्नमेंट को लेके अपना एक पक्ष रख रहे हैं, मतलब कि वो एक डायलॉग की तरह बोल रहे हैं, वो जज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, यानी कि जो सोसाइटी उस टाइम थी उस हिसाब से जो तैयार थी उसको लेके बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर क्या गड़बड़ चल रही थी और पॉलिटिशियंस किस तरीके का व्यवहार रखते थे, और हमें क्यों आगे चल के शायद हमें एक अच्छी धार्मिक दुनिया बनाने को लेके लोगों को प्रेरित करना चाहिए। मतलब ये जो राजनीति वगैरह थी उसको लेके वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो सोसाइटी में चल रहा है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हमें जितना हो सकता है एक धार्मिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीन जैक्यूस रूसियो ने कुछ कोटेशंस कहे थे, वो कोटेशंस कई सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, यानी कि जो इंसान है वो पैदा तो एकदम फ्रीडम के साथ हुआ है, स्वतंत्रता के साथ, लेकिन हर जगह पूरी सोसाइटी के अंदर वो हमेशा एक जकड़ा हुआ इंसान की तरह होता है, यानी कि वही मतलब रूल्स रेगुलेशंस के अंदर हमेशा उसको एक तरीके से जंजीरों के अंदर बांध दिया जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड वो कुछ कोटेशंस कहते हैं, जैसे कि वी आर बॉर्न वीक, वी नीड स्ट्रेंथ, helpless, we need aid, foolish, we need reason, all that we lack at birth, all that we need when we come to man's state is the gift of education. रूसियो इस कोटेशन के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा हुआ है, उसे ताकत की ज़रूरत है, वो असहाय है, उसको सपोर्ट चाहिए, वो एक मूर्ख है और उसे ज़रूरी कारण चाहिए, तर्क करना सीख सके। यानी कि जब पैदा होता है ना बच्चा, उसको कुछ मालूम नहीं होता, तो उसको ताकत चाहिए, और अब जो उसको कुछ भी मिलेगा वो उस ताकत की वजह से मिलेगा, यानी कि एजुकेशन। वो जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, जिससे
वो जो मूर्ख, वो जो फुलिश, वो जो हेल्पलेसनेस है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, आदमी समझदार बनने लगता है। तो इस कोटेशन के ज़रिए वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी वो कुछ ऐसा ही कोटेशन कहते हैं इसी के अंदर, एजुकेशन के अंदर। प्लांट्स आर शेप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। वी आर born weak, we need strength. We are born totally unprovided, we need aid. We are born stupid, we need judgment. Everything we do not have at our birth and which we need when we are grown is given us by education. ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जब उनको अच्छे से एक कल्टीवेट किया जाता है, उनको अच्छा कल्टीवेशन, उनकी अच्छी खेती की जाती है, तो उनको अच्छा आकार मिलता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों को भी आप अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को क्या चाहिए? शिक्षा। क्योंकि इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा हुआ है, तो उसको क्या चाहिए? ताकत। बिना किसी मदद के, सहायता के पैदा हुआ है, तो उसको अभी क्या चाहिए? सहायता चाहिए, मदद चाहिए। इंसान जो है वो मूर्ख पैदा होता है, और वो जब पढ़ने लिखने लग जाता है तो निर्णय लेने, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो होती है, उसके अंदर अच्छी एबिलिटी आ जाती है। वो बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी जन्म के समय नहीं होता है, वो बाद में जब शिक्षा मिलने लग जाती है तो आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है। अब वो एक ह्यूमन नेचर के बारे में, यानी कि मानव का जो स्वभाव है, उसको लेके कुछ कोटेशन कहते हैं। मैन इज़ बाय नेचर गुड, इट इज़ सोसाइटी दैट करप्ट्स हिम। इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो स्वभाव से अच्छा ही होता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो उसको उकसाती है। समझ रहे हो? अगर सोसाइटी भ्रष्ट है तो उस फील्ड में कोई भी एक अच्छा इंसान जाएगा, वो क्या करने लग जाएगा? करप्शन करना शुरू कर देगा, है ना। गवर्नमेंट विभागों का क्या होता है? यही तो होता है। कोई अच्छा इंसान चला गया और पूरे विभाग में अगर करप्शन चल रहा है तो वो क्या करेगा? वो भी बहती गंगा में हाथ धोएगा। समझ रहे हो कोटेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल यही। अब ऑन फ्रीडम और डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को लेके वो ये कोटेशन कहते हैं। लिबर्टी इज ओबीडियंस टू द लॉ विच वन हैज़ लेड डाउन फॉर वन सेल्फ। यानी कि फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, उस कानून का पालन करना है जो किसी व्यक्ति ने, जो किसी इंसान ने खुद के लिए निर्धारित किया है। जैसे कितने सारे जो लोग हैं वो अपने लिए एक डिसिप्लिन बना लेते हैं कि हमें इतना बजे उठना है, इतना ये काम करना है, आज हमें ये काम जाना है, आज हमें वहाँ जाना है, आज हमें ये काम करना है। मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। अब ये ऑन हैप्पीनेस के ऊपर ही कुछ कोटेशन कहते हैं। द पर्सन हु हैज़ लिव्ड द मोस्ट इज़ नॉट द वन हु हैज़ लिव्ड द लॉन्गेस्ट बट द वन विद द रिचेस्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि किसी इंसान के पास जो एक अनुभव होता है वही सब कुछ है। ये नहीं कि एक इंसान के बारे में ये पता किया जाए वो कितने साल जिया, बल्कि ये पता किया जाए कि उसने कितने अच्छे तजुर्बे, उसने बढ़िया ही एक्सपीरियंस जिए, यानी कि वो खुल के जिया अपनी लाइफ में। ये चीज़ मायने रखता है।